नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहसान इकबाल और आप देख रहे हैं बिजनेस न्यूज़ डेली। नाज़रीन आज हम स्टॉक मार्केट्स को तो देखेंगे, उसके साथ साथ हम फॉरेक्स को, फिर अपने कमोडिटीज के सेगमेंट के अंदर आज हम तकरीबन अपनी तमाम कमोडिटीज को देखेंगे, जबकि अपने चौथे और आखिरी सेगमेंट इकोनॉमी वॉच के अंदर कुछ इंटरनेशनल और कुछ नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना। हम उनको डिस्कस करेंगे। तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं अपने पहले सेगमेंट स्टॉक मार्केट से। नाज़रीन आज कराची स्टॉक इंडेक्स जो है केसी 100 इंडेक्स जो है उसमें 66 पॉइंट्स की कमी देखी गई और जो 13 दिन की मुसलसल राइजिंग स्ट्रीक थी उसका खात्मा हुआ। एनालिस्ट के मुताबिक अगर ये 2 दिन और बढ़ जाती तो ये 2005 में जो मुसलसल 14 दिन इसकी राइजिंग स्ट्रीक थी उसका रिकॉर्ड तोड़ देती, जो कि एक हिस्ट्री होती। बहरहाल ऐसा ना हो सका। आज हमने देखा कि मार्केट के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग देखी और बहुत से ऐसे प्लेयर्स हमें नजर आए। आप इसमें देख सकते हैं, अगर हम गौर करें तो जो 98 स्टॉक्स हैं, कंपनीज के जो स्टॉक्स हैं वो ट्रेड हुए, उनमें से 58 नेगेटिव हैं, जो ये अंदिया देता है कि मार्केट के अंदर रिस्क एवर्जन भी नजर आई। नाज़रीन ऐसा होना था क्योंकि मार्केट जब इतनी ऊपर चली जाती है जहां पर तकरीबन 2000 पॉइंट से ज्यादा इजाफा हो जाता है और इतनी ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाती है तो कुछ ना कुछ अंदेशा हो जाता है कि मार्केट किसी ना किसी लेवल पे गिर सकती है। बहरहाल नेशनली कोई ऐसी खबर तो थी नहीं जिसकी वजह से मार्केट जो है उसको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस मिलता, लेकिन हमने गौर किया कि आज जो प्रॉफिट टेकिंग है उसमें जब ऐसा होता है तो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि प्राइस फिर ऊपर नीचे निगोशिएट होती है और फिर बेच दिया जाता है ना। फिर अब जो नई सतह है केएसई 100 इंडेक्स की वो 36,679 है। आज तकरीबन 96 मिलियन शेयर्स का जो काम है वो कम हुआ गुज़श्ता रोज के मुकाबले में और सिर्फ 228 मिलियन शेयर्स का कारोबार हो, जो कि फिर भी बहुत बेहतर है। हम ये देख रहे हैं नाज़रीन, अब जिस तरीके से हम बढ़ते जा रहे हैं ईद उल अजहा की तरफ, मार्केट के अंदर जो सेंटीमेंट्स है वो थोड़े से मिक्स होते जाएंगे और हो सकता है कि अगले हफ्ते तक मार्केट इतनी ज्यादा मिक्स ट्रेंड्स शो कर चुकी हो कि हमें अंदाजा हो जाएगा कि हाँ, अब जो मार्केट जो है उसके जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो थोड़े से रिलैक्स हैं। आज मार्केट के अंदर इंट्राडे बहुत बड़ी रेंज में कारोबार हुआ। मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव तो रहा, लेकिन मार्केट 36,639 से लेके 36,890 तक गई, जो कि करंट लेवल से 200 पॉइंट्स भी ज्यादा है। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट के अंदर प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। तो मार्केट में जब शेयर्स का लेवल बढ़ रहा था तो मार्केट के पॉइंट्स में इजाफा हो रहा था, लेकिन क्लोज उसने आज तकरीबन 66 पॉइंट्स के की कमी के साथ किया है। ना फिर आज इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सॉरी, वहां पर जाने से पहले ये स्ट्रीक मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ये स्ट्रीक किस तरीके से स्टार्ट होती है और उस वक्त मार्केट के लेवल्स क्या थे। लेकिन आप ये देखिए कि 34,000 लेवल से स्टार्ट होती है और 36,679 पर पहुंच गई, तकरीबन 2600 पॉइंट्स का इजाफा देखा जा रहा है। ये तमाम की तमाम ये पॉजिटिव स्ट्रीक है जो कि चल रही है और आज यहां पर जाके खत्म हुई है ना। फिर अगर इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट्स को देखें तो हम ये देख रहे हैं कि आज एशिया के अंदर मार्केट जो है वो बड़ी मिक्स नजर आई और उसकी बेसिक वजह थी यूएस और चाइना की जो आपस में ट्रेड वॉर है। एनालिस्ट के मुताबिक वो कोल्ड वॉर 2 में कन्वर्ट होती हुई नजर आ रही है और बहुत से एनालिस्ट तो तकरीबन पिछले 6 महीने से यही कह रहे हैं कि जब से ट्रेड वॉर स्टार्ट हुई कि कोल्ड वॉर स्टार्ट हो चुकी है ना। फिर यहां पर हमें देखना है कि आज जो शंघाई कॉम्पोजिट है उसमें तकरीबन 2% कमी, जो कि बहुत बड़ी कमी है, और निकाई जो है वो 2% इजाफा हुआ। अगर हैंग सेंग की बात करें तो बिल्कुल फ्लैट रहा है क्योंकि हांगकांग के अंदर जो कानून आ रहे हैं उसमें बहुत सी रेड जो है वो चल रही है यूएस और चाइना के दरमियान, उसमें डेमोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर है वो तब्दील होने जा रहा है। बहरहाल इसमें चेंजेस आती रहेंगी और ये मार्केट को इन्फ्लुएंस करता रहेगा। जकार्ता जो है ना फिर तकरीबन फ्लैट रही है, जबकि आज
सिंगापुर की जो स्टॉक मार्केट है वो तकरीबन 5 महीनों के बाद उसने बड़ी जबरदस्त तेजी देखी। मिडिल ईस्ट के अंदर सऊदी तदावल आज पॉजिटिव है, जबकि यूएई की दोनों स्टॉक मार्केट्स में नेगेटिव रही हैं। सऊदी तदावल का वजह फाइनेंशियल सेक्टर्स में इंप्रूवमेंट है और ऑयल की प्राइसेस में इंप्रूवमेंट है, जबकि यूएई के अंदर जो प्रॉपर्टी मार्केट है और खासतौर पर फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो दोनों ही थोड़े डिप्रेसिंग चल रहे हैं। लेकिन वी आर क्वाइट होपफुल कि जिस तरीके से मार्केट में रिकवरी आएगी, क्योंकि इस वक्त यूएई बहुत ज्यादा हिट हुआ है, खासतौर पर अगर हम गल्फ की बात करें बहुत ज्यादा हिट हुए हैं ऑयल प्राइस की वजह से, टूरिज्म इंडस्ट्री की वजह से, और उसके अलावा जितने भी चैलेंजेस हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट के जो बजट्स हैं वो तकरीबन बहुत मुश्किल तरीके के साथ हैंडल हो रहे हैं। तो स्टॉक मार्केट का इस तरीके से बिहेव करना ये नॉर्मल है। अगर हम यूरोप की स्टॉक मार्केट देखें तो नाज़रीन आज हमें बहुत ही पॉजिटिव मार्केट नजर आ रही है, और हम देख रहे हैं कि खासतौर पर लंदन स्टॉक मार्केट ने भी तकरीबन 2% इजाफा देखा, जो कि एक बहुत जबरदस्त इजाफा है। सैक जर्मन की और फ्रांस की दोनों जो बड़ी स्टॉक मार्केट्स है दोनों के अंदर जबरदस्त इजाफा देखा गया। दो यहां पर जो इन्फ्लुएंशियल न्यूज थी वो वैक्सीन की जो फर्स्ट ट्रायल है ह्यूमन, वो उसकी कामयाबी था। लेकिन हम ये गौर कर रहे हैं कि किस तरीके से जो यूएस चाइना की जो वॉर है वो इन्फ्लुएंस कर सकती है, और हो सकता है कि हमें कल ही वो इन्फ्लुएंस नजर आ जाए, क्योंकि मार्केट्स के सॉरी जो डेवलपमेंट्स हो रही होती है उसको टाइम लगता है थोड़ा सा रेप्लिकेट करते हुए। हो सकता है कि कल एशिया के जो स्टॉक मार्केट है वो थोड़ी सी और डिस्टर्ब नजर आए। बहरहाल चाइना की तरफ से जो डेटा है जो कि एक्सपेक्टेड है चंद दिनों के बाद, वो पॉजिटिव एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ये जो एक्सपेक्टेशन है ये मार्केट को पॉजिटिव वे में लेके जा सकती है, लेकिन अगर यूएस और चाइना की रेंज देखें तो मार्केट नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो सकती है। अगर हम यूएस स्टॉक मार्केट्स की बात करें तो नाज़रीन हम ये देख रहे हैं कि अभी कुछ देर पहले प्रोग्राम रिकॉर्ड करने से तकरीबन आधा घंटा पहले तक जो टैग जायंट्स वाली स्टॉक मार्केट है नैस्डैक, वो नेगेटिव जा रही थी और 0.2% जो है वो कमी थी। लेकिन इस वक्त प्रोग्राम रिकॉर्ड करने से चंद लम्हे पहले ही मार्केट पॉजिटिव की तरफ चलेगी, जबकि डाउ जोन्स और स्टैंडर्ड पॉइंट ने आगाज ही बहुत ही पॉजिटिव किया। पिछले 3 घंटों के दौरान जबरदस्त रैली देखी जा रही है, और वैक्सीन की जो दरियाफ्त, वैक्सीन के जो ट्रायल्स हैं उनकी कामयाबी की वजह से जो स्टॉक्स और स्टॉक मार्केट और उसके जो इन्वेस्टर्स हैं उसको थोड़ा सा बूस्ट मिला है। यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि किस तरीके के साथ जो यूएस और चाइना की जो एक एंगर, एक फ्यूरी हमें नजर आ रही है आपस में एक दूसरे की तरफ, उसने मार्केट को इतना इन्फ्लुएंस नहीं किया, लेकिन मार्केट के अंदर एक लेवल आज के दिन भी ऐसा आ सकता है कि मार्केट को इन्फ्लुएंस कर दे और ये नेगेटिवली क्लोज हो। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अब हम चलते हैं अपने दूसरे सेगमेंट फॉरेक्स की तरफ। फॉरेक्स में आज जो पाक रुपी है वो तकरीबन अनचेंज रहा। हमने देखा कि कल का जो लेवल है 160.67 जो कि 5 पैसे के इजाफे के साथ, यानी कि रुपया ने अपनी कदर खोई, सॉरी यहाँ पे टाइटल थोड़ा सा गलत है, गेन लिखा हुआ है, उसे रुपये ने अपनी कदर खोई। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जारी है। आज ट्रेडिंग में हमें डल नजर आई, जबकि जो मार्केट रेंज है वो 166.65 से 166.75 तक हमें नजर आ रही है, जो कि बहुत ही नैरो लेवल है। उसके अलावा नाज़रीन हम ये देख रहे हैं कि ओपन मार्केट के अंदर जो रेंज है वो कम होती हुई नजर आ रही है, और 166.5 से 167.3 तक हमें नजर आ रही है। नाज़रीन आज रुपए ने जो है अपनी कदर स्टर्लिंग और यूरो के अंगेज भी खोई है, और हम ये देख रहे हैं इस वक्त ब्रिटिश पाउंड जो है वो 1.8 रुपए की कमी के साथ, सॉरी की क्या कहते हैं, अपनी वैल्यू की कमी के साथ 210.33, जबकि यूरो जो है तकरीबन 1.6 रुपए की अपनी कदर में कमी के बाद 190.66 पर है। ना अगर हम यूएस डॉलर को उसकी बास्केट के अगेंस्ट देखें तो आज हमने देखा कि यूएस डॉलर जो है उसकी आज फिर यूरो के अगेंस्ट जो है वो हमें थोड़ी सी पिटाई नजर आ रही है, और हम ये देख रहे हैं कि काफी सारी हमें अभी भी नेगेटिव नजर आ रहे हैं। नाज़रीन यहाँ पर एक पॉइंट डिस्कस करना मैं ये चाहता हूँ कि यूरोपियन यूनियन के अंदर एक इजलास होने जा रहा है। उससे पहले हमें यूरो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहा है, और ये उम्मीद की जा रही है एनालिस्ट की तरफ से जब तक कोई इजलास कंप्लीट नहीं होता यूरो स्ट्रांग रहेगा। बहरहाल हमने नाज़रीन डिस्कस अपने कुछ पहले प्रोग्राम्स में भी किया है
کہ اس वक्त जो फॉरेक्स की ट्रेडिंग है वो यूरो के अंदर ज्यादा नजर आ रही है और इन्वेस्टर्स का ध्यान भी यूरो की तरफ है, खासतौर पर यूरो करेंसीज की तरफ भी है। तो इस वजह से हम ये देखें यूरो भी हमें थोड़ा सा पॉजिटिव नजर आ रहा है ना। फिर अब हम चलते हैं अपने तीसरे सेगमेंट कमोडिटीज की तरफ। कमोडिटीज में सबसे पहले हम ऑयल को देख लेते हैं। ऑयल की प्राइस में आज हमें इंप्रूवमेंट नजर आ रही है क्योंकि अमेरिका की तरफ से जो न्यूज आई है इन्वेंट्री ग्लट की वो बहुत ही पॉजिटिव नजर आ रही है। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि तकरीबन 5 से 7 मिलियन बैरल जो है हमें जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है उसके अंदर कमी नजर आएगी। उसने मार्केट को बहुत ही पॉजिटिव इन्फ्लुएंस किया और इस वक्त 3330 जीएमटी तक जो ब्रेंट की प्राइस है 43.46 जो कि 0.56% के इजाफे की नजर आ रही है, जबकि WTI 40.79 पर हमें नजर आ रही है जो कि 0.50% जो है उसके इजाफे के साथ हमें नजर आ रही है। नाज़रीन ये जो स्ट्रीक है ये जारी रह सकती है क्योंकि जो एनालिस्ट है उनके मुताबिक जो अब सऊदी अरेबिया है उसने भी इशारा दिया है कि जुलाई के अंदर जो सप्लाई है वो थोड़ी सी ईज की जाएगी। इसका मतलब यह है कि वो जो इस वक्त 9.7 मिलियन बैरल पर डे की कमी है वो 7.5 या 7.7 मिलियन बैरल पर डे तक आ सकती है। जो 2 मिलियन है वो मार्केट के अंदर ग्लट के तौर पर आएगा। तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये इन्फ्लुएंस करेगा मार्केट को पॉजिटिव या नेगेटिवली। लेकिन आज डिमांड में भी इजाफा देखा जा रहा है। हम अपने चौथे सेगमेंट के अंदर इसी हवाले से एक छोटी सी डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से फिर जो कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस है वो इसको इन्फ्लुएंस कर सकता है। नाज़रीन अब हम मेटल्स की तरफ आते हैं। लंदन मेटल एक्सचेंज में कल तमाम के तमाम बेस मेटल्स की जो प्राइसेस है उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें कमी देखी गई है और वजह यूएस और चाइना की जो फ्यूरी है, एंगर है वो नजर आ रही है। कि देखिए नाज़रीन अगर दोनों दुनिया की दोनों बड़ी जो मार्केट्स हैं और बहुत ही बड़ी मार्केट्स हैं, यानी कि आप दुनिया का समझे 15 से 20% ये दो मुल्क है, अगर यहां पर डिस्टर्बेंस आती है किसी भी हवाले से तो जो मेटल्स की डिमांड है उस पर ऑटोमेटिकली इंपैक्ट आएगा। जब डिमांड पे इंपैक्ट आएगा तो प्राइसेस पर भी इंपैक्ट है जो कि हमें नजर आ रहा है। बहरहाल हमें एक दो दिन तक जो यूएस डेटा का जो चाइना की तरफ से डेटा आना है वो हमें उसका इंतजार करना पर चाहिए। वो हमें उम्मीद है कि बेहतर नजर आएगा और वो मार्केट को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करेगा। हमने देखा कि जो डेटा की पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन थी वो आज हमें शंघाई में नजर आनी चाहिए थी जो कि हमें नजर नहीं आई और हम ये देख रहे हैं कि शंघाई मेटल एक्सचेंज जो है वहां पर भी प्राइसेस जो है वहां पर कम देखी गई हैं। नाज़रीन अब हम चलते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड की प्राइस में हमें इंप्रूवमेंट नजर आ रही है। हमने जो अपना प्रोग्राम लास्ट टाइम किया था वो लेवल्स वही है, लेकिन गोल्ड की प्राइस कल गिर गई थी तकरीबन 3 से 4 डॉलर जो कि अब हमें दोबारा रिकवर होती हुई नजर आ रही है। और इसके स्ट्रेटेजिक जो गोल्ड ट्रस्ट की होल्डिंग्स इसकी जो रिजर्व है उसमें 7 साल इजाफा देखा जाए। इसका मतलब है कि इन्वेंट्री मौजूद है, यहां पर प्राइस करेक्शन हो सकती है। बट अगेन यहां पर अभी भी जो मार्केट है उसके अंदर ऑप्टिमिज्म मौजूद है। इसका मतलब है कि गोल्ड प्राइस को सपोर्ट मिल सकती है। ना अगर हालात थोड़ी सी बुरे होने की तरफ जाते हैं, यानी कि अगर कोविड-19 के जो केसेस है उसमें और इजाफा हो गया और इसको टैकल करने में मुश्किलात आती हैं नियर फ्यूचर में, और यूएस और चाइना की जो वॉर है उसमें थोड़ी सी और हम देखते हैं कि इजाफा होता है, कोल्ड वॉर में इजाफा होता है, तो गोल्ड की जो प्राइस है वो इंप्रूव होती हुई हमें नजर आ सकती है। सिल्वर जो है उसकी अपनी रैली जारी है और आज उसने दोबारा जो है इंप्रूवमेंट दिखाई है। 19.33 पर ट्रेड हो रहा था। पाकिस्तान के में अगर सोने चांदी की कीमतों की बात की जाए तो आज 1,12,127 रुपए 24 कैरेट तोला, जबकि सिल्वर जो है 1,036 पर 10 ग्राम जो है वो ट्रेड हो रहा था। नाज़रीन अब हम चलते हैं पेट्रोकेमिकल्स की तरफ। पेट्रोकेमिकल्स में बहुत इंटरेस्टिंग है हमें न्यूज नजर आ रही क्योंकि जो नेफ्ट है उसकी प्राइस में इजाफा हुआ। एथिलीन और प्रोपलीन की जो प्राइसिंग है उनके कॉन्ट्रैक्ट्स में एशिया के लिए इजाफा देखा गया है जो पॉजिटिवली इंपैक्ट कर रहा है पॉलीएथिलीन और पॉलीप्रोपलीन की प्राइसेस को। अगर हम पाकिस्तान में डिमांड की बात करें तो नाज़रीन ईद हॉलीडेज जो है उससे पहले हमें जो डिमांड है वो कम नजर आनी ही है। उसके अलावा ऑन गोइंग जो रेनी सीजन चल रहा है खासतौर पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर और तकरीबन पूरे मुल्क में चल रहा है, लेकिन इन दो सूबों में ज्यादा चल रहा है, तो सप्लाई में डिसरप्शन आती है और डिमांड के अंदर वैसे ही कमी आ जाती है। हम ये देख रहे हैं कि गल्फ की तरफ से और साउथ ईस्ट एशिया की तरफ से जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपनी
जो ऑफर्स हैं हम अगर उनको देखें तो पहले पॉलीएथिलीन में HDPE को देख लेते 990 नजर आ रही है, जबकि LDPE में $30 के इजाफे के साथ 910 से लेके 1030 तक नजर आ रही है, जबकि पॉलीप्रोपिलीन में जो पिछले हफ्ते के मुकाबले में जो ऑफर्स के अंदर इजाफा है वो तकरीबन $30 से $40 पर मेट्रिक टन नजर आ रहा है। और राफिया की जो प्राइस है वो 990, इंजेक्शन भी 990, जबकि फिल्म की प्राइस 1030 पर नजर आ रही है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो अब डिमांड में इंप्रूवमेंट नजर आएगी वो रेनी सीजन के बाद नजर आएगी, क्योंकि उस वक्त फसलों की कटाई स्टार्ट हो जाएगी कुछ ही दिनों के बाद, हम ये कह सकते हैं 20-25 दिनों के बाद, तो उस वक्त राफिया की जो डिमांड है उसमें इजाफा हो सकता है। करंटली हम ये देख रहे हैं कि जो पैकेजिंग के जितने भी ग्रेड्स हैं PP के और PE के दोनों की डिमांड में इजाफा है, तो थोड़ा सा हमें थोड़ा सा स्टडी नजर आ रहा है, यानी कि थोड़ा सा हमें ज्यादा पिक नजर नहीं आ रहा, लेकिन डिमांड मौजूद है इसकी। Let's hope for the best. नाज़रीन, अब हम चलते हैं अपने चौथे सेगमेंट इकोनॉमी वॉच की तरह। इकोनॉमी वॉच में हम सबसे पहले इंटरनेशनल जो खबरें हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं यूके की तरफ से एक बड़ी खबर आज आ रही है, ये कल से डिस्कस हो रही है चैनल्स पर, जिसके मुताबिक यूके की जो IT मिनिस्ट्री है उसने कहा है कि तमाम मोबाइल फोन्स जो हुआवे के हैं वो अपने 5G किट जो है वो 2027 तक रिमूव कर दें, और 31 दिसंबर 2020 के बाद कोई भी हुआवे की जो प्रोडक्ट है वो इंपोर्ट नहीं की जाएगी। ये एक बहुत बड़ी खबर है नाज़रीन। हुआवे ही वो बेचारी वो कंपनी है जिसकी वजह से यूएस और चाइना की जो ट्रेड वॉर है उसमें इजाफा हुआ। नाज़रीन, ये ट्रेड वॉर हमें नजर आ रही है, ये असल में इट्स नॉट काइंड ऑफ अ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, it's a clash between the two giants. One is elephant and one is dinosaur now, and it's not panda anymore. हम ये देख रहे हैं कि दोनों अपने इंटरेस्ट को देख रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो नाज़रीन, कंज्यूमर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कौन 5G टेक्नोलॉजी सबसे सस्ती और सबसे बेहतर देता है। यूरोपियंस खुद कहते हैं, मैंने कुछ वेबिनार्स अटेंड किए इस हवाले से, वो खुद कहते हैं कि यूरोप की जो इंटरनेट डेटा पैकेजेस हैं वो महंगे भी हैं और सुस्त रवैये का शिकार भी हैं, जबकि चाइनीज डेटा जो पैकेजेस सस्ते भी हैं और तेज भी हैं। तो क्यों ना हम चाइनीज जो डेटा पैकेजेस हैं उनको लिया जाए। हम ये देख रहे हैं एनालिस्ट के मुताबिक अब यूके के अंदर जो 5G की जो ट्रांसफॉर्मेशन हम एक्सपेक्ट की जा रही है, एनालिस्ट के मुताबिक उसमें 1 साल की ताखीर हो जाएगी। बहरहाल अगर इसको हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखें तो अब यूके ने कर दिया तो क्या यूरोप के दूसरे ममालिक भी करेंगे? यूएस ने तो ऑलरेडी कर ही दिया है। बहरहाल ये हम इसको ट्रैक और मॉनिटर करते रहेंगे, लेकिन ये वो खबर है जो मार्केट्स को, इक्विटीज को भी, और खास तौर पे हम ये देख रहे हैं कि जो यूएस चाइना की जो रेट चल रही है उसको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकती है। अब हम चलते हैं दूसरी डेवलपमेंट की तरफ। ग्लोबल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें बताया गया कि जो कॉन्फिडेंस है वो 106 से कम होके सिर्फ 92 पर आ गए। 100 से ऊपर का जो नंबर्स होते हैं, जो क्या कहते हैं, जो सर्वे होता है और उसकी जो फाइंडिंग होती है, अगर 100 से ऊपर हो तो कहा जाता है कि कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस जो है वो इंप्रूव कर रहा है। जबकि 33,000 जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको सर्वे में शामिल किया गया और हमने उनके मुताबिक 92 आया है इस वक्त नंबर। तो इसका मतलब ये है कि उनके मुताबिक जो कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस है वो प्लंज कर गया और उनके मुताबिक रीबाउंड इंतहाई स्लगिश नजर आ रहा है, यानी कि रीबाउंड में टाइम लगेगा और हो सकता है कि कुछ ज्यादा वक्त लग जाए। नाज़रीन, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस की बात इसलिए भी की जा रही है क्योंकि अगर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस कोविड-19 के बढ़ते हुए केसेस और उसको टैकल करने में नाकामी और उसके अलावा दुनिया की 2 बड़ी इकोनॉमीज आपस में लड़ रही हैं, जिसकी वजह से ग्लोबली रिसेशन ज्यादा लंबा हो सकता है, क्योंकि इस वक्त अक्सर ममालिक रिसेशन ही में है मासवाए चाइना के। तो हम ये देख रहे हैं कि वो बढ़ सकता है, तो उसकी वजह से डिमांड में कमी आ सकती है, ऑयल की डिमांड में कमी आ सकती है और ऑयल की प्राइस नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो सकती है। ऑयल की प्राइस में कमी की वजह से आप ये देखें कि हमें खतरा मिल सकता है डिफ्लेशन का। नाज़रीन, 2008 और 9 के जो फाइनेंशियल क्रंच आया था उसके बाद ये एक्सपेक्टेशन थी कि जो इन्फ्लेशन है उसके नंबर्स में कमी होगी, लेकिन डिफ्लेशन की बात नहीं की जा रही थी। लेकिन अब
अगर ऐसा होता है तो हो सकता है डिफ्लेशन हमें नजर आए, यानी कि, और उसमें सबसे बड़ा किरदार चाइना का होगा, क्योंकि अगर चाइनीज डिमांड इंप्रूव नहीं होती, प्राइसेस को कम कर देते, तो दुनिया में जो डिफ्लेशन है ना, उसके कल्चर को परवान चढ़ाएगा। बहरहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज थी, और हम इसको ट्रैक हम मॉनिटर करते रहेंगे और आपको इन्फॉर्म रखेंगे। अब हम चलते हैं अपनी पाकिस्तान की जो डेवलपमेंट, सबसे बड़ी खबर आज जो है वो ये है कि भाषा डैम जो है वहां पर जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो आज स्टार्ट हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। ये आने वाली हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके जो फ्लाइंग फीचर्स है उसमें यह है कि एक बहुत बड़ा वाटर का रिजर्वायर है जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा वाटर रिजर्वायर बनने के लिए जा रहा है। और हमने ये देखा कि एग्रीकल्चर जो है तकरीबन 1.2 मिलियन एकड़ ज़राई जो रकबा है उसको पानी मिलेगा, जबकि 4,500 मेगावाट सस्ती और ग्रीन हाइडल पावर मिलेगी। नाज़रीन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। हमने कल ही खबर देखी यूनाइटेड नेशंस की तरफ से कि पाकिस्तान ने जो अपने एनवायरमेंटल के जो टारगेट्स और 10 साल पहले पूरे कर लिए, एंड क्रेडिट गोज टू द बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट, जिसकी जबरदस्त कामयाबी की वजह से, जो कि ऑनगोइंग भी है इस वक्त, पाकिस्तान के अंदर जो जंगलात हैं उसमें इजाफा देखा जा सकता है आने वाले चंद सालों में इंशाल्लाह। पानी की जो कसरत हमारे दरियाओं में मौजूद है, जो कि पाकिस्तान स्टीप है और दरिया बह जाते हैं, समंदर में गिर जाता है पाकिस्तान का 70% पानी। तो हम ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से डैम ये बन रहे हैं, छोटे मोटे डैम्स पे काम तो ऑलरेडी जारी ही है, तो पाकिस्तान की जो रिजर्वायर में इजाफा हो रहा है। नाज़रीन, मैं एक वेबिनार अटेंड कर रहा था, उसके अंदर मैंने नोटिस किया कि उसमें जो एनालिस्ट थे वो बता रहे थे कि डैम की जरूरत नहीं है, कल्चर को बनाने की जरूरत है, जहां पर आप जो है मावरत के साथ सिखाया जाए कि किस तरीके से पानी को इस्तेमाल करना है, और पानी के जो जराए हैं उनको किस तरीके से आपने एफिशिएंटली यूज करना है। नाज़रीन, वो बात बिल्कुल ठीक है कि इकोलॉजिकली अगर हम देखें तो ये पाकिस्तान की जरूरत के मुताबिक है, लेकिन अगर फ्यूचर बेस पे देखा जाए तो सिर्फ इकोलॉजिकल पाकिस्तान की प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान की प्रॉब्लम ये भी है कि फ्यूचर जनरेशंस के लिए रिजर्वायर्स होना बहुत जरूरी है, बिजली की जनरेशन के लिए होना बहुत जरूरी है। और उसके अलावा नाज़रीन, जब ये पानी हमारे पास मौजूद होगा तो हमारे जो फ्यूचर की जो डिमांड्स हैं एग्रीकल्चर के हवाले से, पीने के पानी के हवाले से और एक कल्चर के हवाले से, वो भी पॉजिटिव होगी। तो ये बहुत जरूरी था कि जो स्ट्रेटेजिक जो वाटर रिजर्व्स हैं उनको बनाया जा रहा है। नाज़रीन, ये जो डेमी भाषा डैम की जो हमने डिस्कशन की है ये जारी रहेगी, क्योंकि इसके जो और भी प्रोजेक्ट्स हैं हम इंशाल्लाह अपने प्रोग्राम पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो बिजली की कमी है, वो शॉर्टफॉल है, वो वैसे तो नहीं है, ऑन पेपर नहीं है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान का जो बिजली का जो तरसील का निजाम है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो बहुत ही कमजोर है और नापैद हो चुकी है तकरीबन, और उसको रिप्लेसमेंट की जरूरत है, जो कि 7 से 8 अरब डॉलर का तकरीबन प्रोजेक्ट है। तो वो जब तक नहीं होता तब तक ये मुश्किलात जारी रहेंगी। तो नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि ये जो काम किए जा रहे हैं ये फ्यूचर जनरेशंस के लिए हैं, और इससे इंशाल्लाह हमारी कौम को फायदा होगा और हमारी जो मुश्किलात हैं वो काफी हद तक कम होंगी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने जो डिस्कशन की है उम्मीद है कि वो आपको पसंद आएगी, और प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल बिजनेस न्यूज डेली, और हमारे ट्विटर हैंडल को भी आप फॉलो कीजिए, फेसबुक पे लाइक कीजिए और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। थैंक यू। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल दोबारा नए अपडेट फैक्ट्स और फिगर्स के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान अहसान इकबाल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।